की ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पवन ऊर्जा के बारे में और जल विद्युत संयंत्र के बारे में। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे, वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में हम सभी जानते हैं कि पुरातन जितने भी तरीके हैं, जो भी हमेशा से चलते आए तरीके हैं, उनको छोड़कर नए तरीके से ऊर्जा को नई टेक्नोलॉजी के यूज द्वारा, नए तकनीकी के प्रयोग द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इसी तकनीकी में 20वीं शताब्दी में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पता किए। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे आप लोग। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, वो था E = mc²। ये बड़ा फेमस इक्वेशन है। ये है कि जो बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में बदल सकता है, और ये जो होता है, ये रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया होती है, इसी को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या है नाभिकीय अभिक्रिया? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, या एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बट जाता है, और ऐसा होने पर एक ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? तो अभी हमने बताया कि नाभिकीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें या तो एक बड़ा परमाणु नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, या फिर दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है, और नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो आप कहेंगे कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब यह ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न हो सकता है। मैंने पहले बोला कि दो तरह से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है नाभिकीय ऊर्जा। एक तरीका है जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, FISSION, फिजन, और नाभिकीय संलयन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी नाभिकीय संलयन का अंग्रेजी वर्ड फ्यूजन है और विखंडन का अंग्रेजी शब्द है फिजन। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ध्यान से देखिएगा। विखंडन के लिए फिजन और संलयन के लिए फ्यूजन। ये जो अभिक्रिया होती है इसके बारे में मैंने आपको सौर ऊर्जा वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें नाभिकीय संलयन के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा वाला जो वीडियो था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसका इन डिटेल अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और बारीकी की बात करने के बाद फिर नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब भी आप परमाणु संरचना की बात करते हैं तो रदरफोर्ड साहब ने, किसने? रदरफोर्ड, इन्होंने बताया था कि परमाणु में नाभिक होता है जो बहुत ही छोटे आयतन में होता है, काफी घना है, और इसमें बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर प्रोटॉन जितना भी है सब पे धनावेश होता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि प्रोटॉन पर होता है कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। तो आखिर इतना सारा प्रोटॉन, किसी के पास 20 प्रोटॉन है, किसी तत्व के पास 80 प्रोटॉन है, तो इतने सारे प्रोटॉन्स एक साथ नाभिक में रह कैसे पाते हैं? आपको यह पता होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि दो धनावेश आसपास रहेंगे, उनमें एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? स्थिर वैद्युत बल लगता है। और वो जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, धक्का देता है। तो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज, इतने सारे प्रोटॉन्स
इस छोटे से जगह में, इस छोटे से एरिया में इतने सारे प्लस चार्जेस कैसे उत्पन्न हो सकते हैं और कैसे रह सकते हैं स्टेबल? तो आखिर कोई तो बल है, एक सर्टेन फोर्स तो है जो उसको दूर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये धक्का इसको दे रहा है और प्रोटोन एक दूसरे को धक्का दे रहा है और फिर भी ये सब एक साथ रह रहा है। तो कोई तो है जो उसको बांध के रख रहा होगा। तो वो बल कौन सा बल है? वही बल है नाभिकीय बल। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी को बांध कर रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। और आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर बल है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि बलों को कई प्रकार में बांटा गया। मुख्यतः 4 बल होते हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये सारे बल होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर बल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। अब ये नाभिकीय बल के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में एक साथ बहुत ही कम आयतन में बंधे रहते हैं। अब होता क्या है कि जब किसी तरह से, ज्यादातर एक स्लो न्यूट्रॉन से, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे विखंडन की प्रक्रिया में या संलयन की प्रक्रिया में, उसमें होता यह है कि इसी नाभिक में कुछ रिएक्शन होता है और यह नाभिक 2 हिस्सों में टूट जाता है या 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। अब ये बड़े नाभिक का निर्माण करने पर होता यह है कि कुछ द्रव्यमान, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है ये, कि आखिर ये नाभिक का निर्माण हो रहा है तो कुछ द्रव्यमान जो होता है, जो चेंज आ जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, और वो द्रव्यमान ही एनर्जी के रूप में बदल जाता है, E = Δmc², जहां पर c ये है प्रकाश की चाल। किस चीज में? निर्वात में। इसको साइन यही है ना, c से सूचित किया जाता है, स्मॉल c से। तो ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में बदल सकता है और द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पर किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया। बड़ा फेमस इक्वेशन है, बचपन से सुनते आ रहे थे, E = mc²। तो चलिए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, हम इसके दोनों अभिक्रियाओं के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में और नाभिकीय संलयन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हैं। हमने कहा आपको कि नाभिकीय ऊर्जा 2 तरह से उत्पन्न हो सकती है, एक नाभिकीय विखंडन द्वारा और दूसरा नाभिकीय संलयन द्वारा। तो पहले हम लोग नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हैं। नाभिकीय विखंडन है क्या? विखंडन का अर्थ होता है टूटना, बिखरना, विखंडन, टूट जाना। तो यहां भी वही चीज हो रहा है। एक भारी परमाणु का नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में, एक से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। इसको हम लोग कहते हैं परमाणु विखंडन। क्या कहते हैं इसको? परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन। क्या है ये? क्यों टूट जाता है? तो एक चीज है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बांध के रखने वाला ऊर्जा। वो होता क्या है कि कोई भी नाभिक, जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अष्टक पूरा होने पर वो स्टेबल हो जाता है, संतुलित हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता है, अक्रिय हो जाता है। ठीक उसी तरह से नाभिक में भी ये कहानी चलती है, जो कि आगे के कक्षाओं में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, कि नाभिक को बांध के रखने के लिए ऊर्जा होती है। तो वो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो योग है, कुल योग, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इन न्यूक्लियॉन्स के पर न्यूक्लियॉन्स पे अगर नाभिकीय ऊर्जा का जो भाग है, नाभिकीय बाइंडिंग ऊर्जा का जो भाग है, वो अगर ज्यादा हो तो उस स्थिति में नाभिक पूरी तरह से संतुलित नहीं होता, नाभिक स्टेबल नहीं होता। तो वो नाभिक चाहता है कि हम विखंडित हो जाए, और यह भारी परमाणुओं में होता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। ये सब पूरी तरह से स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, संतुलित नाभिक नहीं है। तो ये चाहता यह है कि हम किसी भी तरह से स्टेबिलिटी की ओर बढ़े, संतुलन की ओर बढ़े।
तो जैसे ही इसके ऊपर एक निम्न ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन, लो एनर्जी न्यूट्रॉन, एक निम्न ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन, इसको बमबारी करवाया जाता है, इसको बम्बार्डमेंट करवाया जाता है किस पर? बड़े भारी परमाणु के नाभिक पर। ये न्यूट्रॉन आकर उससे टकराता है, लो एनर्जी है, कम ऊर्जा वाला स्लो न्यूट्रॉन। इसको एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि धीमा न्यूट्रॉन। ये कैसा न्यूट्रॉन है? धीमा न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन है। ये आकर जब परमाणु के नाभिक से टकराता है तो वो नाभिक पूरी तरह से क्या हो जाता है? अनबैलेंस्ड हो जाता है, और अनबैलेंस होने के कारण वह दो या उससे अधिक हिस्सों में टूटता है। और उस प्रक्रिया में बमबारी करने पर हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और जब ये हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसमें ऊर्जा की एक बहुत विशाल मात्रा उत्पन्न होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब वो टूटता है तो टूटने के बाद जो उसका द्रव्यमान है, उन नए जो न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, जो छोटे हल्के नाभिक हैं जो दो बनते हैं, ये जो नाभिक है, ये छोटे नाभिक है, इनका जो द्रव्यमान है दोनों का मिलाकर उसमें आंशिक कमी आ जाती है। किसकी तुलना में? बड़े नाभिक की तुलना में। किसकी तुलना में? भारी परमाणु नाभिक की तुलना में इसके द्रव्यमान में आंशिक कमी आ जाती है। तो वो द्रव्यमान गया कहां? अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कि द्रव्यमान न तो पैदा हो सकता है न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। कुल द्रव्यमान किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप संरक्षित रहता है। लेकिन यह किसमें लागू होता है? यह लागू होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, जहां नाभिक की बात नहीं होती है। लेकिन जब नाभिक में रिएक्शन होता है तो सब एटॉमिक लेवल पर, परमाणविक लेवल पर जब काम होता है तो वहां द्रव्यमान सिर्फ अकेले संरक्षित नहीं रहता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। और यही दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। और द्रव्यमान में जो आंशिक कमी आई, वो आंशिक कमी के कारण ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है, यानी द्रव्यमान ही ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां से कहानी शुरू होती है नाभिकीय ऊर्जा की, कि जब वो स्लो न्यूट्रॉन आके टकराता है किससे? भारी नाभिक से। ये भारी नाभिक में जब आकर स्लो न्यूट्रॉन टकराता है तो वो क्या करता है? उसको दो छोटे हल्के नाभिकों में तोड़ देता है। और यह नाभिक जब टूटता है तो उसके द्रव्यमान में आंशिक कमी आती है। वह द्रव्यमान किसके रूप में परिणत हो चुका है? किसमें बदल गया है? वो बदल चुका है ऊर्जा के रूप में। जो इक्वेशन है E = del mc²। डेल मतलब होता है चेंज, जो कमी आया द्रव्यमान में उसके कारण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और आपके लिए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक इक्वेशन के रूप में इसको दर्शाया है मैंने यहां पर। एक यूरेनियम आप लोग जानते होंगे, ये यूरेनियम का 235 समस्थानिक है। आप लोग जानते होंगे समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं? जब किसी तत्व का परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक है 235, एक है 238। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो होता है यूरेनियम 235 के कारण। किसके कारण होता है? यूरेनियम 235। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कभी, कि परमाणु में जब परमाणु विखंडन जो रिएक्टर्स है उसमें यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक उपयोग में आता है? तो आपका जवाब क्या होगा? यूरेनियम 235। यानी यूरेनियम 235 का उपयोग होता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो कि विखंडन अभिक्रिया है। और इस पर देखिए, यहां पर ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा बहुत हल्का भारी होता है प्रोटॉन से। तो ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन है। कैसा न्यूट्रॉन है? स्लो न्यूट्रॉन है। अब ये आकर टकराया है किससे? यूरेनियम के नाभिक से आकर टकराया है। यूरेनियम 235 के नाभिक से आकर टकराया है। और अब ये रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? यही रिएक्शन है नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन है? नाभिकीय अभिक्रिया। और होने के बाद देखिए यहां पर दो छोटे नाभिकों में टूट गया। ये 36 इससे छोटा है और 56 भी इससे छोटा है। तो एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट गया है, क्रिप्टन और बेरियम। क्रिप्टन और बेरियम।
तो ये 36 और 56 दोनों मिलकर कितना हो गया देखिए, तो 36 और 56 मिलकर 92 के बराबर होता है। यानी एक बड़ा नाभिक टूटकर दो नए नाभिकों में विखंडित हो चुका है। और इसके साथ साथ कहानी यहीं से शुरू होती है, जिसको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे कि 3 नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन्स ये आ रहे हैं निकल कर, कहां? इस नाभिकीय रिएक्शन से। एक न्यूट्रॉन आके स्लो न्यूट्रॉन टकराया और इसने इसको 2 छोटे नाभिकों में तोड़ा और साथ साथ 3 नए न्यूट्रॉन को जन्म दिया। इसने 3 नए न्यूट्रॉन को इससे बाहर निकाला। और ये न्यूट्रॉन स्लो नहीं होते हैं, ये होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं तेज न्यूट्रॉन्स। ये निकलते हैं तो बहुत तेजी के साथ निकलते हैं। तो इसका उपयोग हम आगे करेंगे जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जब पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें ये कहानी आपको फिर से दोहराएंगे हम। जहां पर 3 न्यूट्रॉन निकला है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से उसको संतुलित करके, धीमा करके फिर से रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाता है या संतुलित किया जाता है, उस पर यह काम करेगा। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यही ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है, जो कि एक बड़े परमाणु के टूटने पर, 2 छोटे परमाणु के बनने पर साथ में जो ऊर्जा विमुक्त हो रही है, यही ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? इसको बोलते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। और ये किस अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है? तो ये बना है विखंडन के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? विखंडन के फलस्वरूप। तो आइए अब दूसरे नाभिकीय संलयन के बारे में जब बात करते हैं। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो है एक ऐसा नाभिकीय क्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सूरज में होता है। जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में, उन सभी तारों में एक ही रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और यह कैसे होता है? तो जब 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसा जो रिएक्शन है, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय संलयन कहलाता है। 2 हल्के नाभिक, और ज्यादातर 95% केसेस में यह हाइड्रोजन होता है। और यह जो है ये जुटकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। यानी 2 छोटे नाभिक जिनके पास द्रव्यमान कम है, वो आपस में जुड़ते हैं और एक अधिक द्रव्यमान वाले भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और उस निर्माण के दौरान पुनः ऊर्जा की एक बहुत विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। और हम बार बार विशाल मात्रा, ह्यूज मात्रा क्यों बोल रहे हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा है। विशाल मात्रा उत्पन्न होती है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है नाभिकीय संलयन। और इसको होने के लिए बहुत अधिक मात्रा में तापमान की जरूरत होती है। हाईएस्ट टेम्परेचर में से 10⁶ केल्विन की जरूरत पड़ती है लगभग। और प्रेशर भी अधिक चाहिए होता है। इसी कारण अभी तक हम लोग यानी मानव ने इसको खुद से प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है। कारण यह है कि आप उतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप वो कर देंगे तो यह कंट्रोल्ड वे में किया है। 2 तरह से होता है कोई भी रिएक्शन, एक होता है कंट्रोल्ड रिएक्शन और एक होता है अनकंट्रोल्ड। तो हमने जो प्राप्त किया है वो अनकंट्रोल्ड वाला प्राप्त किया है। उससे हम बिजली उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन बम में इसका उपयोग होता है। 2 तरह का बम होता है, एक होता है एटम बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर होता है और जो एटम बम है, परमाणु बम है, वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। तो हम लोग हाइड्रोजन के बम के बारे में भी अभी बात करेंगे कि हाइड्रोजन बम क्या है और यह कैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यह अभी तक पूरी तरह से नेचुरल फेनोमेना है, जो कि ब्रह्मांड के सभी तारों में होता है। सूरज भी उनमें से एक है, जो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूरज। और यहां पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है? सूरज जल नहीं रहा है। जो आप लोग दहन पढ़ते हैं, सूरज दहन नहीं हो रहा है, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। दहन बिना ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है। तो सूरज, अब आप लोग सोचिए इस पर कि सूरज पर कहां से ऑक्सीजन आ गया? सूरज पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो वहां पर सूरज कैसे जल रहा है? तो एक्चुअली सूरज जल नहीं रहा है, वहां पर यह अभिक्रिया हो रही है जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। और यह कैसे हो रहा है?
तो वो हाइड्रोजन का गोला है, गैस का गोला है। और हाइड्रोजन वहां पर उतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनको एक साथ दबाया जाता है और जुड़ते हैं। और वैसी स्थिति में उस तापमान और दाब पर वह जुड़कर हीलियम गैस में बदल जाते हैं। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से वही आता है कि द्रव्यमान में आंशिक कमी आती जाती है। इसका मतलब सूरज का द्रव्यमान धीरे धीरे घटता जा रहा है, सूरज भी धीरे धीरे कम द्रव्यमान का होता जा रहा है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक चलेगा। हाँ, हमारे लाइफ टाइम में, हम लोगों के जीवन काल में वो खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन जो भी आया है वो जाएगा, तो सूरज का भी अंत होगा। कभी करीब करीब करोड़ों साल तक दिया है और अगले करोड़ों साल तक वो देता रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका नष्ट होगा। तो वो कैसे होगा? तो वो बर्न आउट होगा, फ्यूल खत्म होगा। वो फ्यूल क्या है? तो वो हाइड्रोजन जो उसके पास उपलब्ध है, वो हाइड्रोजन जल अपने आप में संलयन करके वो क्या बन जा रहा है? हीलियम बनता जा रहा है। और आखिर में सारा हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाएगा तो सूरज का नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाएगा और वो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति होगी, उसका टेम्परेचर भी फिर धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और वह एक ड्रॉप में बदल जाएगा, एक व्हाइट ड्रॉप में बदल जाएगा और वो सूरज खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो जितने भी सूरज है और तारे हैं, उन सभी में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जा रहा है, वो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे बनाया जा रहा है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे बनाया जा रहा है। तो चलिए हाइड्रोजन बम के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन बम कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए हम लोग दोनों रिएक्शन एक साथ करवाते हैं, विखंडन भी करवाते हैं और संलयन भी कराते हैं। तो जो टेम्परेचर पर प्रेशर प्राप्त करना है ना हमको, वो ऐसे तो प्राप्त नहीं होता है। तो उस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए पहले हम विखंडन करवाते हैं। एक भारी नाभिक को पहले हल्के नाभिक में तोड़ते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का उपयोग फिर हम करते हैं दो छोटे नाभिकों को किसमें बदलने में? एक बड़े नाभिक में बदलने पर। तो पहले उसमें विखंडन होता है और विखंडन से जब उसको ट्रिगर कर देते हैं हम लोग, तो फिर उसमें हम करवाते हैं संलयन, ताकि और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो। आपको ये जानना होगा कि नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा और ज्यादा प्रकृति के लिए अच्छी ऊर्जा नाभिकीय संलयन है, लेकिन हम अभी तक इसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग नाभिकीय विखंडन पर तो बिजली घर आप जानते होंगे, परमाणु बिजली घर भारत में भी है, महाराष्ट्र में है, तारापुर में है। तो लेकिन हम लोग परमाणु नाभिकीय संलयन कोई भी हम लोग के पास पावर प्लांट नहीं है, पूरे विश्व में अभी भी कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। उसका मेन रीजन यही है कि वहां पर और अधिक तापमान, बहुत ज्यादा तापमान और दाब की आवश्यकता होती है, जो कि हम संभव नहीं कर पाते। तो नाभिकीय ऊर्जा, आपको ये पता होगा कि कोई भी ऊर्जा का स्रोत है उसका कुछ फायदा है और कुछ नुकसान भी है। तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत बहुत अधिक फायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ बहुत खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है तो वो भी जानेंगे। पहले इसके फायदे के बारे में जानते हैं और इसको समझाने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं आसान सा। अगर आप 1 केजी पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल या कोयला लीजिए, 1 केजी कोयला 1 केजी लीजिए या 1 लीटर लीजिए, तो इससे जो आप ऊर्जा उत्पन्न कीजिएगा, इसको जलाने से, इसको आप क्या कीजिएगा? बर्न कीजिएगा। दोनों को जलाने से आप जो ऊर्जा उत्पन्न कीजिएगा उसका लाखों गुना ऊर्जा, लाखों गुना ऊर्जा केवल 1 केजी यूरेनियम से उत्पन्न कर सकते हैं आप। यानी द्रव्यमान उतना ही, आप 1 केजी कोयला लीजिए और 1 केजी यूरेनियम लीजिए, तो इसका लाखों गुना से ज्यादा ऊर्जा यूरेनियम उत्पन्न कर सकता है 1 केजी का, जितना ऊर्जा ये आपको जलने पर देगा। यानी एक विशाल मात्रा, जो हम बार बार बोल रहे थे, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये नाभिक में हो रहा है और ये बर्निंग जो होता है ये बाहर हो रहा है। तो आपको हम शुरू में ही बताए थे वीडियो की शुरुआत में कि नाभिकीय ऊर्जा जो है सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और सबसे ताकतवर ऊर्जा है। उसके पास जो बल है वो सबसे मजबूत बल है दुनिया का। तो उसको तोड़ने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो भी सबसे बड़ी ऊर्जा होगी। और यही चीज होता है किसमें? यूरेनियम को तोड़ने में। यूरेनियम का 1 केजी अगर आप लेते हैं और उसको आप खर्च करते हैं, उसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप लाखों गुना ज्यादा किसकी तुलना में?
पेट्रोल या कोयला की तुलना में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि यूरेनियम की उपलब्धता भी बहुत सीमित है। तो पहले जो फायदा है कि अत्यंत कम द्रव्यमान में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हाईलाइट करते चलिएगा। आप जब भी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में लिखेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा, उसका संलयन, विखंडन और उसके लाभ और हानियों के साथ ही उसको खत्म करेंगे। तो हम लोग लाभ में पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही कम द्रव्यमान में बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा आपको उत्पन्न हो जाता है। दूसरा चीज इसका जो फायदा है, जो कि इन जीवाश्म ईंधनों में, इसमें जीवाश्म ईंधनों में क्या दिक्कत है, इसमें कई सारी दिक्कतें थी। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि आज के दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कार्बन इमिशन जो पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो आपका जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके कारण जो उद्योग धंधे बने, तो कार्बन का इतना इमिशन हुआ कि उस इमिशन के कारण ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी जो है लगातार गर्म होती चली गई, टेम्परेचर राइज करता चला गया। और आज आप सुनने वाले होंगे कि कुछ दिनों में जो आपका मालदीव्स है वो वाटर के नीचे चला जाएगा। और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप ऑलरेडी जा चुके हैं समुद्र के नीचे। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो जो भी आपके ध्रुवों पे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और पिघलने से आपका वाटर लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कुछ दिन बाद आपका मुंबई डूब सकता है अगर आप इस तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या दिक्कत आ रहा है? वो दिक्कत ये आ रहा है कि ये सब जब जलता है, जीवाश्म जलता है, जीवाश्म ईंधन, तो ये क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और यह जब उत्पन्न होता है तो यह हीट को ट्रैप कर लेता है, उष्मा को अपने आप में रोक लेता है और पृथ्वी से उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, और इस कारण पृथ्वी गर्म होती है। उस चीज से आप इसमें पूरी तरह से बच जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ इससे आप बहुत ही लंबे समय तक, एक बार आप इसका इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो काफी लंबे वक्त तक यह आपको ऊर्जा प्रदान करता रहता है। 50 साल 100 साल तक वो आपको ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा। तो इससे आपको बहुत, एक बार आप स्टेबल उसको कर दीजिए और उसके बाद उससे आप ऊर्जा की आपूर्ति लगातार प्राप्त करते रहिए। तो ये सब इसके नाभिकीय ऊर्जा के लाभ हैं। लेकिन कोई भी चीज जब फायदे के साथ आता है तो उसमें कुछ खतरा और नुकसान भी होता है। तो हम लोग बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की हानियों के बारे में। और इसकी हानियों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी हानियां ऐसी है जो जिंदगी के साथ खेलती है। यह इंसान को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था, जो आज तक जापान उसकी त्रासदी से उभर नहीं पाया है। जापान में जब वो 2 शहरों पर बम गिराया गया तो जो नुकसान उस समय हुआ सो हुआ ही, अगली कई पीढ़ियों तक वह नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में अब बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा की क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले तो इसको लगाने में, ये जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में और इसको कंट्रोल करने में एक बहुत ही बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। एक तो यूरेनियम बहुत कम मिलता है, उसको प्राप्त कीजिए, और उससे जो खतरा है उन खतरों से बचने के लिए जितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है, जहां पर इसको बनाना पड़ता है। एक तो इसको स्थापित करने के लिए आपको टाउन में नहीं कर सकते हैं, बहुत खतरनाक है। किसी भी सिटी के आसपास इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जो समुद्र के अंदर हो, दूर हो। ऐसे ऐसे जगहों पे किया जाता है जो जहां पर भी लोग रह रहे हैं, आबादी रेसिडेंशियल रह रहे हैं, उनसे काफी रिहायशी इलाकों से काफी दूर बनाया जाता है। तो सबसे पहला खतरा तो आपको दिख ही रहा होगा कि कोई भी चीज को टाउन से दूर रखा जा रहा है, मतलब ये बहुत ही क्या है, खतरनाक है। तो इसको स्थापित करने में बहुत ज्यादा खर्च लगता है, और स्थापित करने के लिए जो जगह चुना जाता है वो भी बहुत सावधानी के साथ चुना जाना चाहिए और चुना जाता है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा खतरा है जिसका बात होता है वो है विकिरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जब भी ये जो पदार्थ है, यूरेनियम हो, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो, ये सभी पदार्थ हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। कैसे पदार्थ हैं ये सभी? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिससे लगातार
क्या होता रहता है, किसी न किसी रूप में विकिरण निकलता रहता है, चाहे वो कण के रूप में हो या वो ऊर्जा के रूप में हो, यानी वो रेडिएशन के रूप में हो। तो ऐसे सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, है ना। और आपको पता होगा कि मैडम मैरी क्यूरी, उन्होंने रेडियम की खोज की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर से, इसी पदार्थ को खोजने में, रेडियम को खोजने में ही उनकी मृत्यु हो गई, उनकी और उनके पति की। तो सोचिए, जो साइंटिस्ट जिस तत्व की खोज कर रहा है वो उसके कारण मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उससे लगातार रेडिएशन उनको मिल रहा था और वो बहुत छोटे सैंपल में प्रयोग कर रही थी, मिलीग्राम्स में वो सैंपल्स होते हैं, और उन सैंपल्स पे वो प्रयोग कर रही थी, तब वो लगातार उसके संपर्क में रहने के कारण कैंसर के कारण मर गई। तो ये जो रेडिएशन है ये मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जब भी आप यूरेनियम को कहीं रखते हैं तो उससे रेडिएशन लगातार निकलता ही रहता है। उसी रेडिएशन को रोकने के लिए जब आप यूरेनियम कोर, बताएंगे आगे आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर जहां पे रखा जाता है यूरेनियम, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर, और उसके चारों ओर कंक्रीट की 15-15 फीट मोटी, उससे भी बड़ी बड़ी मोटी कंक्रीट की दीवारें लगाई जाती है, ताकि इससे जो रेडिएशन निकले वो उससे बाहर, उस दीवार से बाहर न जा पाए। तो यही है, रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है तो वो क्या करता है, विकिरण उससे निकलता है, और वो विकिरण समझिए इस तरह से कि आपके शरीर की हड्डी तक को छेद सकता है, इतनी ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर होती है, और आपके शरीर को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, आपको कैंसर हो जाएगा। तो वो जो खतरा है, इस खतरे के कारण आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तीसरा जो है कि अवशिष्ट पदार्थ, उसका भंडारण और निपटारा करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब कभी भी आप, कोई भी पावर प्लांट है तो उसमें कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से तो आप उसका यूज नहीं कर लीजिएगा ऊर्जा में। तो जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं वो कैसे होंगे, कंटेमिनेटेड होंगे, रेडिएशन वाला होगा। अब उस रेडिएशन वाले पदार्थ को कहीं भी अगर खुले में छोड़ दिया गया, कहीं डंप यार्ड में छोड़ दिया गया, कचरे की जगह पे छोड़ दिया गया, तो वहां से लगातार रेडिएशन निकलता रहेगा, और वो रेडिएशन आसपास के इलाकों के सिर्फ और सिर्फ इंसान जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे तक को नष्ट कर देगा। इतना खतरनाक होता है कि वो अपने आसपास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए खतरा है। अगर पानी में मिल गया तो पानी की जितनी मछलियां हैं सब मर जाएंगी। रेडिएशन सबसे खतरनाक चीज है आधुनिक विश्व में, दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो रेडिएशन है, उससे बचने की जरूरत होती है। और इससे जो रेडिएशन निकल रहा होता है वो खतरनाक रेडिएशन, रेडिएशन कई तरह के होते हैं, सूर्य से भी जो आ रहा है वो भी रेडिएशन है, लेकिन उससे जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था उसको तो रोक दिया जाता है ऊपर ओजोन लेयर से। तो पता चलता है ना कि ओजोन लेयर किससे बचा रहा है हमको, तो सूर्य से वही प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट आ रहा है, पराबैंगनी किरणें, उसको रोक देता है ओजोन लेयर। तो उसी तरह से इससे जो रेडिएशंस निकल रहे होते हैं वो अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, वो जो निकल रहे होते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब से बचने की जरूरत है। तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चलिए, और आखिरी चीज है कि यूरेनियम जो है 235 यूरेनियम है हमारे पास, विश्व में कई जगहों पर प्राप्त होता है, लेकिन यूरेनियम में भी यूरेनियम का समस्थानिक जो कि 235 वाला है वो मिलना बहुत दुर्लभ है, और वो ऐसे आपको मिलेगा भी नहीं। वो सरकारें उस पर कंट्रोल करती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। इसको गलत हाथों में दे दिया जाए नाभिकीय ऊर्जा को तो संपूर्ण विश्व को तबाह करने की ये कैपेसिटी रखता है। इसी वजह से इसके लिए कई सारे कमीशंस बनाए गए हैं, कई सारे लोगों ने इस पर काम किया है कि नाभिकीय ऊर्जा का गलत उपयोग ना हो पाए। तो नाभिकीय ऊर्जा की हानियों में ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है और उसको कैसे फंक्शन किया जाता है, किस तरह से उसकी क्रियाविधि है। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम करीब है, ये आपके लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकते हैं और इसका पॉइंट्स आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछने को मिल सकता है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।